This lecture about the results and findings section or chapter, and in most cases this is generally the fourth chapter of a thesis, is in Urdu for my Urdu audience. We already have a lecture on this topic in English which is available on this channel. तो चैप्टर 4 थीसिस का या रिसर्च रिपोर्ट का या सेक्शन 4 ये क्या होता है, ये जनरली इसको हम नताइज का या हमारा जो रिसर्च है उसके बेस पे हम किस नतीजे पे पहुँचे हैं। तो इस चैप्टर में यानी चैप्टर 4 के अंदर हम अपने रिसर्च के जो नताइज है, जो रिज़ल्ट्स हैं वो शामिल करते हैं। इसके अलावा आप यूँ कहें कि इसके अंदर डेटा की एनालिसिस होती है और एनालिसिस के बेस पे उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, यानी उसमें से हम मानी निकालते हैं और फिर उसकी ऊपर कुछ डिस्कशन होती है। तो इस चैप्टर के बेसिकली क्या स्ट्रक्चर है और इसमें मेन कंटेंट्स क्या हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जनरली जिसको इस चैप्टर को फाइंडिंग्स, रिजल्ट्स, इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन चैप्टर कहा जाता है। कुछ केसेस में इसको सिर्फ फाइंडिंग सेक्शन या चैप्टर भी कहा जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ थीसिस के अंदर फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स के साथ इंटरप्रिटेशन और डिस्कशन का सेक्शन भी होता है। तो थोड़ी सी वेरिएशन इसके अंदर हो सकती है। तो चैप्टर 4 जो है या रिज़ल्ट्स एंड डिस्कशन का जो चैप्टर है ये बहुत अहम है। आप यूँ कह सकते हैं कि ये असल में आपकी रिसर्च के प्रोसेस का एक फ्रूट है या एक आउटकम है, यानी आपको आखिर में जो मिलता है आपके डेटा से, जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं, ज़ाहिर बात है आप सब कुछ उन रिज़ल्ट्स के लिए पूरी रिसर्च का प्रोसेस करते हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये रिसर्च के प्रोसेस का एक आउटकम है, एक प्रोडक्ट है। इस चैप्टर में हमें इस सवाल का जवाब मिलता है कि सो व्हाट, तो क्या, यानी आपने रिसर्च की तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला। तो ये वो चैप्टर है जिसमें हम ये बात प्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर अगर ये क्वालिटेटिव रिसर्च है तो जनरली उसको हम फाइंडिंग्स का सेक्शन कहते हैं, और जनरली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर या इन सम केसेस क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम उसको रिज़ल्ट्स का सेक्शन कहते हैं, यानी हमारे एक्सपेरिमेंट का क्या रिज़ल्ट निकला या हमने जो क्वांटिटेटिव सर्वे वगैरह किया उसका क्या रिज़ल्ट निकला। तो बोथ केसेस में इनको अल्टरनेटिव्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बाद दफ़ा क्वांटिटेटिव वाले भी फाइंडिंग्स का लफ्ज़ का जो टर्मिनोलॉजी है उसको यूज़ कर सकते हैं, तो इस पे कोई पाबंदी नहीं है। अब हम आते हैं कि इस चैप्टर के बेसिकली स्ट्रक्चर और कंटेंट्स क्या है। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में यह है कि जैसे हर चैप्टर की शुरू में आप एक इंट्रोडक्शन देते हैं, तो इसी तरीके से इस चैप्टर के शुरू में भी आप एक इंट्रोडक्शन देते हैं जिसमें आप तारुफ देते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। उसके बाद हम रिज़ल्ट्स या फाइंडिंग्स प्रेजेंट करते हैं जनरली। उसके बाद डिस्कशन का हिस्सा होता है, इंटरप्रिटेशन होती है, उसमें से मानी निकालते हैं और फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे मैंने आपको कहा ये शुरू का हिस्सा होता है, और इस सेक्शन के अंदर आप अपने इस चैप्टर के बारे में बताते हैं कि इसके अंदर आपने क्या क्या शामिल किया है और उसकी मुख्तसर सी एक आप यूँ कहें कि तारुफ कर देते हैं। दूसरा रिज़ल्ट्स और फाइंडिंग्स वाला सेक्शन जो है उसके अंदर या आप रिज़ल्ट्स कहेंगे या फाइंडिंग्स कहेंगे, तो उसके अंदर ये होता है कि जो आपके अगर आपने क्वालिटेटिव स्टडी की है तो उसमें जनरली हम फाइंडिंग्स की इस्तिलाह यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव में हम रिज़ल्ट्स की इस्तिलाह यूज़ करते हैं। तो अगर ये शुरू में आप इन फाइंडिंग्स की एक लिस्ट देते हैं, और जनरली क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये फाइंडिंग्स का जो हिस्सा है ये टेबल्स की फॉर्म में होता है या मैट्रिसेस के फॉर्म में होता है, और उसके नीचे बाद दफ़ा ग्राफ्स भी दिए जाते हैं। तो डेटा को क्वांटिटेटिवली नंबर्स में प्रेजेंट किया जाता है और
टेबल्स में प्रेजेंट किया जाता है। उसके मुकाबले में क्वालिटेटिव रिसर्च के जो फाइंडिंग्स का सेक्शन है वो थीमेटिकली प्रेजेंट किया जाता है। उसमें से थीम्स निकलते हैं और वो कंटेंट एनालिसिस होती है, क्वालिटेटिव थीमेटिक एनालिसिस होती है या कंटेंट एनालिसिस होती है। और दोनों सूरतों में अगर आप क्वांटिटेटिव डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं जो टेबल्स के फॉर्म में हो या वो नंबर्स के फॉर्म में हो या उसमें ग्राफ्स का इस्तेमाल हुआ हो, और अगर आप क्वालिटेटिव डेटा के बेस पे अपनी फाइंडिंग्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दोनों सूरतों में ये ज़रूरी होता है और ये अच्छा होता है कि आप ऑब्जेक्टिव्स, आपके जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं या रिसर्च के जो क्वेश्चंस हैं या हाइपोथेसिस हैं, उनकी लाइट में इस डेटा को ऑर्गेनाइज करें और प्रेजेंट करें। तो जैसे मैंने कहा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जनरली डेटा की प्रेजेंटेशन और उसके एनालिसिस क्वांटिटेटिवली या नंबर्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ज़रिए से होती है, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है। जबकि क्वालिटेटिव के अंदर डेटा में से थीम्स निकलते हैं और थीम्स को सपोर्ट करने के लिए डेटा एज ए एविडेंस या उसको आप यूँ कहें कि प्रूफ के तौर पर वो शामिल होता है। जैसे अगर आपने इंटरव्यू डेटा लिया है तो जब आप थीम्स उसमें शामिल कर लेते हैं अपने चैप्टर 4 में, तो हर थीम को सपोर्ट करने के लिए आप अपने इंटरव्यू से कुछ कोटेशंस शामिल करते हैं। इस तरह से आपने अगर ऑब्जर्वेशन की है तो जो आपने ऑब्जर्वेशनल नोट्स लिए हैं उनको एविडेंस के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव नंबर 1 से रिलेटेड फाइंडिंग्स, फिर ऑब्जेक्टिव नंबर 2 से रिलेटेड फाइंडिंग्स, फिर ऑब्जेक्टिव नंबर 3 से रिलेटेड फाइंडिंग्स एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर आपके रिसर्च में हाइपोथेसिस का इस्तेमाल है तो हम टेबल्स या डेटा प्रेजेंट करते हैं, उसके बेस पे हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। और इसी तरीके से नंबर वाइज हाइपोथेसिस के साथ भी हम ये काम करते हैं और हाइपोथेसिस के लाइट में अपने चैप्टर 4 को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि जब आपके फाइंडिंग्स आपके सामने आ जाए या रिज़ल्ट सामने आ जाए तो फाइंडिंग्स और रिज़ल्ट के बेस पे हम फिर डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन का मतलब ये है कि आप अपनी फाइंडिंग्स की क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। आपकी जो रिसर्च से जो फाइंडिंग्स आई हैं वो आप क्रिटिकली एनालाइज करते हैं अपने रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, और उसके अलावा दूसरे लोगों ने जो स्टडीज़ की है उनके जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो भी अगर सिमिलर कंडीशंस में उनके रिज़ल्ट्स आए हैं तो उनके रिज़ल्ट्स और अपने रिज़ल्ट्स का आप एक तकाबली जायज़ा लेते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं और उस बेस पे, इस डिस्कशन के बेस पे आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी उसमें से मीनिंग निकालते हैं कि आपकी ये जो फाइंडिंग्स है इससे आप किस नतीजे पे पहुँचें। और उसके बाद हम एक ओवरऑल कंक्लूजन जो है इस चैप्टर के एंड पे लिखते हैं। तो डिस्कशन, इंटरप्रिटेशन और एक क्रिटिकल एनालिसिस का जो प्रोसेस है ये इस चैप्टर के अंदर बड़ा अहम होता है। हम अपने जिस वक्त डिस्कशन कर रहे होते हैं या क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं अपनी फाइंडिंग्स की, तो हम अपनी फाइंडिंग्स या रिजल्ट्स की रैशनलाइजेशन कर रहे होते हैं, उनकी इवेलुएशन कर रहे होते हैं, उनकी एनालिसिस कर रहे होते हैं और उससे किसी नतीजे पे हम पहुंच रहे होते हैं। और आखिर में ओवरऑल हम चैप्टर 4 का एक कंक्लूजन लिखते हैं जो एक पैराग्राफ हो सकता है, 2-3 पैराग्राफ्स हो सकते हैं। उसका इन्हिसार इसके ऊपर है, या कई पैराग्राफ्स हो सकते हैं। उसका इन्हिसार इस बात पे है कि हमने कितना डेटा कलेक्ट किया है, हमारे कितनी रिसर्च क्वेश्चंस हैं और हमारे पास कितने मेन फाइंडिंग्स आई हैं, क्या डिस्कशन उससे निकली है और उसके बेस पे हम किस नतीजे पे पहुँचे हैं। तो उसकी लेंथ का और उसकी डेप्थ का इन्हिसार इस पे है कि हमारी फाइंडिंग्स की क्या नोयत है और हमारा जो डेटा है वो कितनी डिटेल में है, वो इन चीज़ों के ऊपर उसका इन्हिसार होता है। तो एक और चीज़ जो इसमें अहम है वो ये है कि ये जो चैप्टर है ये इसमें आप एज ए रिसर्चर आपकी जितनी ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस इन्वॉल्व होगी वो उस वक्त होगा कि जब आपने अपने इस एरिया में प्रीवियस स्टडीज़ या जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो जितना इन डेप्थ होगा तो इतना ही आप चैप्टर 4 को
या डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का जो चैप्टर है इसको बेहतरी